हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 +1 के एनसीईआरटी बुक का, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आइए इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअल में? रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे? अब यहां पर मैं आपको प्लांट का रेस्पिरेशन समझाने के लिए एक बार मैं ह्यूमन का रेस्पिरेशन आपको समझाता हूं। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। ह्यूमंस के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है। यानी ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? अब जरा देखिए, एवरेज एनवायरमेंट में 21.3% ऑक्सीजन मिलती है। 21.3% ऑक्सीजन मिलती है और हमारी बॉडी को सिर्फ 6% ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। सिर्फ 6% ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी हमने इनहेल कितने की? एवरेज मान के चलिए 21.3 है, तो एवरेज 21% हमने इनहेल की और 6% हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर ली। तो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज कितनी रह गई? दैट इज द 15.3%। अब ये 15.3% गैस का क्या हुआ? ये मिक्स हो गई दोबारा से CO2 के साथ और बॉडी से एक्सेल हो गई, बॉडी से बाहर चली गई। सिमिलरली फ्रेंड्स, इसी तरह से प्लांट्स के केस में भी गैसेस एक्सेल भी होती हैं और इनहेल भी होती हैं। बट ऑन द अपोजिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो क्या होगी? एक्सेल और ऑक्सीजन एक्सेल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? इनहेल। मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट खींचते हैं, अपने अंदर ग्रैब करते हैं, राइट? दैट इज इनहेल। और अपनी कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, और वो प्रोसेस कौन सी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। लास्ट चैप्टर में जब मैंने फोटोसिंथेसिस पार्ट आपको पढ़ा रहा था, तो फोटोसिंथेसिस में एक मैंने आपको टॉपिक करवाया था, दैट इज द स्प्लिटिंग वाटर। स्प्लिटिंग वाटर में क्या था? एक इक्वेशन मैंने वहां पर आपको बताई थी जिसमें हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज होता था। अब स्प्लिटिंग वाटर क्यों हुआ था? ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए। इट्स 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से जब क्लोरोफिल ए पे अटैक किया था वेवलेंथ ने, तब वो एक्टिवेशन हुआ था। सिमिलरली जब वो एक्टिवेशन हुआ, तो एक्टिवेशन में ऐसा क्या हुआ कि रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन का यहां पर क्या है कि वो भी लीफ से ही हो रहा है, लीफ के सेल्यूलर पार्ट से हो रहा है, सेल ऑफ द लीफ। बट वहां पर क्या था कि लीफ का में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी क्लोरोफिल की, राइट? बट इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है साइटोप्लाज्म की।
किसकी इन्वॉल्वमेंट है? साइटोप्लाज्म की। रेस्पिरेशन को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो रेस्पिरेशन इट इज द ओनली द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब आप यही कहेंगे कि अब मैक्रो और माइक्रो की यहां पर बात कैसे आ गई, जब बात तो रेस्पिरेशन की हो रही है। हाँ जी, बट यहां पर बात इसलिए आई है क्योंकि प्लांट्स की जो बॉडी है उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल होते हैं, शुगरिश जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो हैवी मॉलिक्यूल्स है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, उनको लाइट मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से एटीपी और पाइरुवेट में जब कन्वर्ट किया जाता है, इसमें जैसे है जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं उनको लाइट मॉलिक्यूल, किसमें लाइट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये तो हो गया मैक्रो में कह सकते हैं। माइक्रो में आ गया आपके पास ग्लूकोज और ग्लूकोज की जब सिंथेसिस होती है तो एटीपी एंड पाइरुवेट एसिड आता है। पाइरुवेट एसिड या पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं उसे, दैट इज द माइक्रो। इस सिंथेसिस में जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है ड्यू टू मैक्रो से लेके माइक्रो में, जैसे अब मैं यहां पर एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, मान के चलिए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, दैट इज द फ्रुक्टोज, ठीक है, और ये डिवाइड हुआ ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फर्दर एटीपी प्लस पाइरुवेट में। तो इस टोटल प्रोसेस में क्या हुआ? कुछ एंजाइम्स भी यूज हुए, ठीक है, कैटालिस्ट भी यूज हुए, और जो ये इनिशियल मॉलिक्यूल था इसे बोल दिया गया सबस्ट्रेट, जो फाइनल है दैट इज द प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोसेस हुई, मींस कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे डिवाइड हो गए डिफर छोटे छोटे पार्ट्स में। जब ये डिफर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं तो क्या हुआ कि एक लंबी प्रोसेस हुई है। एक लंबी प्रोसेस किस में हुई है कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते गए हैं। जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होंगे तो वो अपनी प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज करेंगे, एक एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और पाइरुवेट एसिड में, राइट। जब पूरी एनर्जी जब ये रिलीज होगी तो उस एनर्जी रिलीज होने के साथ एक बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होगा, और वो बाय प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। किस फॉर्म में वो बाय प्रोडक्ट होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, और वो गैसियस फॉर्म ही क्या है? ऑक्सीजन। वो गैसियस फॉर्म में भी क्या है? ऑक्सीजन होती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन का मेन जो ऑक्सीजन है वो कहां से रिलीज हो रही है, किस प्रोसेस से रिलीज हो रही है, राइट। तो मैक्रो टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में ये प्रोसेस होती है, राइट। अब थोड़ा सा अब मैं आपको और
इसका एक थियोरेटिकल बेस पार्ट आपको बताता हूं। इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम पढ़ेंगे, उसको जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। इसी चैप्टर को पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, हैवी मॉलिक्यूल है जो, उसके सिंथेसिस को हम यहां पर पढ़ेंगे, राइट। और इसके सिंथेसिस पढ़ने का क्या नीड है, बिकॉज ऑफ दैट बेसिक ही ग्लाइकोलाइसिस है, इस चैप्टर का बेसिक ग्लाइकोलाइसिस है, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का जो मेन टाइप है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन रेस्पिरेशन होता है जिसमें स्पेशली ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन जो क्या है, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक है द इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको बेसिक डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, और इसको डिटेल में जब मैं आपको कंप्लीट ये बताऊंगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा विद रिएक्शन, विद फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। उसके बाद इस चैप्टर में हम बेसिक जो डिस्कशन करेंगे, दैट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे। राइट। उसके बाद हम इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे मेनली, दैट इज द टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम डिस्कस करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कर्ब साइकिल को भी हम डिस्कस करेंगे, और यू कैन से दैट इज द कर्ब साइकिल। साइंटिस्ट हैं हुए हैं मिस्टर कर्ब, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये मतलब डिफाइन की थी साइकिल, उन्होंने ही बताया था, इन्वेंट की थी, तो उन्हीं के नाम पर ही क्या दिया गया है, कर्ब साइकिल को डिफाइन किया गया था, राइट। तो कर्ब साइकिल में ही एट लास्ट फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड पेरविक एसिड रिलीज होता है, तो उसी के बेस पर ही कंप्लीट रेस्पिरेशन डिपेंड करती है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, क्या प्लांट रेस्पिरेट करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उनका रेस्पिरेशन क्या है। कि प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन होता भी है या नहीं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद आप फर्दर ग्लाइकोलाइसिस को आप स्टडी करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन होता है, देखिए कोई भी प्लांट है, कोई भी, इवन दैट ग्रीनिश प्लांट हो या रेस्ट ऑफ द प्लांट, वो सभी रेस्पिरेट करते हैं, यस करते हैं, वेदर इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बिकॉज ऑफ दैट प्लांट में भी डिफर टाइप ऑफ के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट
और रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है प्लांट के केस में दैट इज द शुगर, ग्लूकोज कह सकते हैं आप, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ये सभी क्या है शुगर की फॉर्म में और मेन सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और शुगर का पार्ट है, अपने आप में शुगर है ये। तो उनको जब डिवाइड किया जाता है इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर द यूज ऑफ फॉर द एनर्जी जनरेशन, फॉर एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन भी किस फॉर्म में होगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जनरेशन के लिए जब जो हैवी जो मैक्रो शुगर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है विद द केमिकल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस होती है प्लांट्स की, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। और उस प्रोसेस को करने के लिए कार्बन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जरूरी है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जरूरी है। इट्स मीन जो प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई तो बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन, राइट। इनिशिएट किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ने, बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन। इनहेल भी हुआ और एक्सेल भी हुआ। ये तो होगी इनहेलेशन प्रोसेस, ये होगी एक्सेल प्रोसेस। इनहेल भी हुआ और एक्सेल भी हुआ। इनहेलेशन और एक्सेलेशन जब हुआ तो इनहेल करना और एक्सेल करना ही तो रेस्पिरेशन होता है। इससे डिफाइन होता है कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, वेदर इट इज एरोबिक वेदर इट इज एनारोबिक, राइट। तो आपको ये बेस पता होना चाहिए कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, यस। उसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बेस भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का यहीं पर फिनिश होता है। रेस्पिरेशन को समझने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियोस है फोटोसिंथेसिस की, उसको, केल्विन साइकिल को और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आगे थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, राइट। तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस चैप्टर पर आइएगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चलने में ही थोड़ा बेनिफिट होता है। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है यूट्यूब का, और यहां पर आपको NCERT बेस में 9th, 10th, 11th और +2 चारों क्लासेस का NCERT बेस सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स की NCERT बेस वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां पर उन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक, नाइस डे।